चलिए, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, आज हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। चलो, ओके। सो लास्ट टाइम जहाँ तक हमने किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। सो टुडे वी विल लुक एट one training example and we will study about back propagation. ठीक है, so back propagation में बैक प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं आज। बैक प्रोपोगेशन एंड वेक्टराइजेशन, तो ये आज का हमारा 2 मेन टॉपिक्स हैं। ओके, सो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है विद वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है एंड इट हैज़ 2 इनपुट्स x1 and x2. Since there are 2 inputs, there will be 2 अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कितने वेट्स होंगे इसके, कितने W's होंगे? एनीवन? 2 वेट्स। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं x1 और x2, तो जितने इनपुट्स होंगे उतने वेट्स होंगे। सो W1 will be the first weight and W2 will be the second weight। और बायस टर्म कितना होगा एक न्यूरॉन के लिए? 1। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो एक बायस टर्म होगा B। So these are the inputs x1, w1, x2, w2 and b, and the output is predicted value y hat, जो कि कभी कभी हम a से भी उसको डिनोट कर लेते हैं। So y hat is equal to a। So एक न्यूरॉन है, वन न्यूरॉन, एंड उससे हम y hat जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और y hat कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स जो है उसमें हमने देखा। So now let's break down this neuron into those mathematical steps which are required to find y hat। ठीक है, y hat फाइंड करने के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं उनमें इस न्यूरॉन को ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। सो ये जो न्यूरॉन है इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इनटू दिस बॉक्स, where in this box z is calculated। ठीक है, तो z will be equal to w1 x1 plus w2 x2 plus बाइस टर्म b। ठीक है, और इनपुट्स हमारे पास क्या हैं? x1 है इनपुट, हमारे पास x2 जो है वो इनपुट है, और w1 w2 को भी एज इनपुट के तौर पे शामिल कर देते हैं। सो w1 w2 एंड सिमिलरली ये जो बाइस टर्म है इसको भी इनपुट के तौर पे शामिल कर देते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इनपुट्स। ठीक है, मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने बस क्या किया कि इस न्यूरॉन को खोल के ओपन करके आपके सामने लिख रहा हूँ। कि नेक्स्ट z कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी को याद है? z कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एनीवन? ओके, लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं। सो लेट मी डू दिस फॉर यू। ओके, सो z कैलकुलेट करने के बाद हम a कैलकुलेट करते हैं। a इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ z। ठीक है, और सिग्मॉइड ऑफ z को कैलकुलेट करने के बाद एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आप सबको अटेंडी बना दें क्योंकि रिमूव कर रहा है।
अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ मैनेज परमिशन। इस क्लास पे भी कोई ना कोई रिमूव कर रहा है यार, कैसी बात है। चल, आपको भी किसी ने रिमूव किया है? यस सर। अच्छा अच्छा, सर मुझे भी किए। चलिए मैंने कर दिया इसको ठीक। ओके। अच्छा चलिए, यहाँ तक समझ आ गई सबको कि मैंने क्या किया कि मैंने एक न्यूरॉन को ब्रेक डाउन किया है इनटू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस व्हिच आर यूज्ड टू कैलकुलेट बाय हैट। ठीक है, सो वाई हैट कैलकुलेट करने के बाद, सॉरी ए कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है, हमने कैलकुलेट करना है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है और एक वाई है। लास्ट टाइम शायद मैंने यहाँ पे वाई हैट लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाई हैट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर न्यूरॉन जो है वो आउटपुट लेयर का न्यूरॉन नहीं है तो उसको ए से, तो आउटपुट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर न्यूरॉन जो है वो आउटपुट लेयर में है तो उसके आउटपुट को वाई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल ये नोटेशंस जो हैं ये वक्त के साथ साथ आपको आपकी समझ में आ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट द नोटेशंस टू मच। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आज हम देखेंगे और इसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मैंने क्या किया अभी, मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का एक स्टेप जो है वो परफॉर्म किया। फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का एक स्टेप जो है परफॉर्म किया। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, z कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद a को कैलकुलेट करते हैं, और a को कैलकुलेट करने के बाद y हैट, और y हैट को कैलकुलेट करने के बाद लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो a है, ये वाला जो a है, कभी कभी इसको y हैट से भी डिनोट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और वो क्यों कैलकुलेट करने हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कैलकुलेट करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स। और एक्सक्यूज डेरिवेटिव, मी सर। जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। तो सर स्क्रीन ही शो हो रही। स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही? किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर मुझे नहीं हो रही शो। शो शो हो रही है सर। शो वो मेरे ख्याल में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो शो हो जाती है अभी। सो सही है सर, ओके। तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो हिस्सा मिसिंग है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी चलें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नाउ, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन L विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू A। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम कंप्यूटेशनल ग्राफ्स हमने पढ़े थे, तो कंप्यूटेशनल ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम derivative of L with respect to A, similarly derivative of L with respect to Z, derivative of L with respect to x1, x2, w1, w2 और b जो है ये कैलकुलेट करेंगे। और उसमें किसी को याद है हमने कौन सा बेसिक रूल पढ़ा था कंप्यूटेशनल ग्राफ्स के अंदर? एक रूल हमने पढ़ा था, दो तरह के मेथड्स हमने पढ़े थे कंप्यूटेशनल ग्राफ के ज़रिए से डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो किसी को याद है हमने वो, एक मेथड तो सिंपल था ना कि आप क्या उसको कहते हैं, वो चेंज करें एक वैल्यू को और उस चेंज इन वैल्यू को के ज़रिए से डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करें। दूसरा मेथड कौन सा था, किसी को याद है? एनीवन?
कोई भी जवाब दे दें, गलत जवाब दें, सही जवाब दें, कोई मसला नहीं। सर एक चेन रूल के जरिए किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, चेन रूल हमने यूज़ किया था। सो यहाँ पे भी हम चेन रूल को यूज़ करेंगे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये आसान है और स्पीडीली हमारा सारा काम जो है वो हो जाएगा। चलें, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लॉस फंक्शन वाई हैट वाई, या चलें इसको आप ए भी कह सकते हैं। सो फार्मूला क्या है? द फार्मूला इज माइनस वाई लॉग ए प्लस 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस ए। दिस इज द फार्मूला, ठीक है। सो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में यहाँ पे वाई हैट लिखा था, यहाँ पे वाई हैट लिखा था, लेकिन आज वाई हैट की जगह पे मैं ए लिख रहा हूँ। अब हमने कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ एल, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ए। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू जी, जो विद रिस्पेक्ट टू ए इसको डेरिवेट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ए जो है वो क्या बनेगा? 1 ओवर ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ए वेरिएबल है और हम विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो दिस विल बी 1 ओवर 1 माइनस ए, ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस ए, और 1 ओवर 1 माइनस ए के साथ क्या आएगा? -1 भी आएगा, अगर आप जब आप डेरिवेटिव ऑफ ए लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। इसमें किसी को इशू है डेरिवेटिव लेने में? नो सर। चलो ठीक है, ओके। अब इसको रीअरेंज करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा माइनस वाई ओवर ए माइनस 1 माइनस वाई, ठीक है। या इसको चलें, ठीक है, ऐसे ही, या एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको आप कर लें माइनस, इसको आप कर लें माइनस वाई ओवर ए प्लस 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। सो इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आ गया। और कभी कभी हम पता क्या करते हैं, डी एल ओवर डी ए को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट बाय डी ए, ठीक है। सो जहाँ जहाँ आपको डी ए नज़र आए, इसका मतलब वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन एल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूँ डी जेड, तो इसका क्या मतलब होगा? डी जेड का क्या मतलब है? वी आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू जेड। बिल्कुल सही कहा, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म ये आपने जहन में रखना है। टाइम बचाने के लिए मैं ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो यूज़ किया करूँगा, और एंड्रयू एनजी ने भी ऐसे ही किया, ठीक है। सो डी जी और डी ए, सो आई कैन राइट दिस, आई कैन रिप्रेजेंट दिस बाई डी ए, ठीक है। ओके, सो पहला काम तो हो गया हमारा, वी हैव फाउंड द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एल विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। और यहाँ पे आके हम चेन रूल को जो है वो यूज़ करेंगे। सो इसको आप सेपरेट कर लें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से,
रेड कलर यूज कर देते हैं या चले ब्लू कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं. So let's start over here. So now we want to find the derivative of L with respect to Z. So according to chain rule, जो मैंने last time आपको पढ़ाया था, if you want to find the derivative of this variable with respect to this variable, तो सबसे पहले बीच में आने वाला जो variable है उसके respect से भी derivative find करना पड़ेगा. So बीच में आने वाला variable कौन सा A है, so यहाँ पे आप लिखेंगे derivative of L with respect to A multiplied by now derivative of this variable with respect to this variable according to chain rule. ठीक है, so d A divided by dz. ठीक है, using chain rule. ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये dA और dA कैंसिल हो जाएंगे तो ये dl और dz जो है वो बच जाएगा. ठीक है, सो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ. नाउ dl और da ये ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे. ठीक है, हम फाइंड किसको करेंगे, हम इस टर्म को जो है वो फाइंड करेंगे. सो dl ओवर da को शॉर्ट फॉर्म में da लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय da ओवर dz. ओके, da ओवर dz. a जो है ये किसके बराबर है, किसी को याद है a किसके बराबर है? एक्टिवेशन y है. फंक्शन सिग्मॉइड तो है, लेकिन किस फॉर्मूला बताएं, क्या फॉर्मूला? 1 ओवर 1 प्लस एक्सपोनेंट माइनस जी. ठीक है, ये आप सब लोग भूल गए, ये इसको जहन में रखें आप लोग. तो अब हमने क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आप इस न्यूमरेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाएं, 1 प्लस ई माइनस जी बन जाएगा -1. ठीक है, उसके बाद ये मेरा डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका, हो सकता है आपका डिफरेंट हो, आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही पढ़ा. सो -1 जो है वो नीचे आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस ई माइनस जी इधर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ई माइनस जी का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 प्लस ई माइनस जी का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा ई माइनस जी और साथ में -1 भी आ जाएगा. ठीक है, इसमें किसी को इशू हो? डेरिवेटिव लेने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी को इशू नहीं है? एनी प्रॉब्लम? चले भाई कुछ बोले तो सही आप लोग. नो सर. बोला करें साथ साथ. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डी ए, इसको सिंप्लीफाई करें आप. सो डी ए ये क्या हो जाएगा, डी ए ये हाँ यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे -2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि -1 जब नीचे आ जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. सो दिस विल बी माइनस z नहीं आएगा लास्ट में? -z कहाँ पे, लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे सर राइट हैंड बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे आपने -1 लिखा है. डेरिवेटिव ऑफ z लेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं ना, तो जब आप पावर की वो लेंगे डेरिवेटिव तो -1 आएगा ना. डेरिवेटिव ऑफ -z इज -1. ठीक है, ओके. सो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 ओवर 1 प्लस ई माइनस जी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस ई माइनस जी. ठीक है, सो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा प्लस. ठीक है, और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, आप इसको कर सकते हैं से फॉर एग्जांपल डी ए मल्टीप्लाई बाई ई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई माइनस जेड का होल स्क्वायर
अब इसके साथ थोड़ा सा हम खेलेंगे, डी ए मल्टीप्लाई बाई ई माइनस जेड प्लस वन, और माइनस वन को ऐड किया न्यूमरेटर में, वन प्लस ई माइनस जेड मैंने लिख दिया है नीचे स्क्वायर। ये क्यों किया, ये जस्ट टू सिंप्लीफाई द नोटेशन, जस्ट टू सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, ठीक है, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। सो डी ए मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। वो कैसे, इसको, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको सेपरेट करेंगे इसके साथ, और माइनस वन वन, और इसके ये वाला जो टर्म है इसको सेपरेट कर देंगे। सो वन प्लस ई माइनस जी डिवाइडेड बाई वन प्लस ई माइनस जी का स्क्वायर माइनस वन ओवर वन प्लस ई माइनस जी। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है इसको मैंने सेपरेट किया, ये वाला जो टर्म, और ये वाला जो टर्म है इसको मैंने अलग कर दिया। तो जब आप अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि डी ए मल्टीप्लाइड बाई, अब ये और ये कट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा वन ओवर वन प्लस ई माइनस जी माइनस वन ओवर वन प्लस ई माइनस जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन लेंगे, वन ओवर वन प्लस ई माइनस जी को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, वन माइनस वन ओवर वन प्लस ई माइनस जी, ये बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर आपने नोट किया हो, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, ये ए के बराबर है। इसी तरह ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। सो नाउ यू कैन राइट this expression in simplified form like this, a 1 minus a। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये जो डी ए हमने कैलकुलेट किया ना ऊपर यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया, अब इसको पुट करें। सो इसको हम कह लें इक्वेशन नंबर वन। सो यहाँ पे आप लिखें पुट इक्वेशन वन इन अबव एक्सप्रेशन। तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस वाई ओवर ए प्लस वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस ए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका किसको पुट किया, डी ए, ये डी ए की जगह पे हमने ये सारा पुट किया। ठीक है, ये डी ए की जगह पे, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई हम करेंगे ए वन माइनस ए के साथ। ठीक है, कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए ये करना पड़ता है। सो ये जो है ये सारे का सारा डी ए है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज का काम ज़रा मैथमेटिकल किस्म का है, और ये मैथमेटिक्स करने में बहुत मज़ा आता है। सो आई विल इन्जॉय टुडेज़ लेक्चर अ लॉट। आप पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते। सो इसको आप सिंप्लीफाई करें, ए वन माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, तो ये बचेगा, ये बनेगा माइनस वाई वन माइनस ए बनेगा, क्योंकि ये ए और ए आपस में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बनेगा प्लस, ये वन माइनस ए कट जाएगा, तो ये बनेगा प्लस वन माइनस वाई वन माइनस ए। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा माइनस वाई प्लस वाई ए प्लस वन
माइनस ए माइनस वाई प्लस प्लस वाई ए, ठीक है। हाँ ठीक है, प्लस वाई ए। अच्छा, इसमें कोई गलती तो नहीं है? माइनस वाई वन माइनस ए प्लस वन माइनस वाई। सर 1 - y हाँ इंटू ए नहीं आना चाहिए, हाँ बिल्कुल क्योंकि सही कट हो कहा। जाएगा ना। हाँ हाँ, कट हो जाएगा, ये 1 - y। यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ए, और उसकी वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस ए माइनस वाई। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एंड पे जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा ए माइनस वाई। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी एल ओवर डी सी। और इसको आप इंसर्कल करें, क्योंकि ये हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। और डी एल ओवर डी सी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई जी, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी जेड। डी, बिल्कुल सही कहा, डी जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब तक हमने दो टर्म्स कैलकुलेट किए हैं, एक है डी ए और दूसरा टर्म है डी जेड, ठीक है। So we have found the derivative of this loss function with respect to a and derivative of this loss function with respect to z. So आप देख सकते हैं कि हम backwards जा रहे हैं, we are going backward। इसलिए इस प्रोसेस को, ये जो सारा अभी हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं, इसको कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। We are finding out the derivatives for this single neural network, a neural network with single neuron। जी, तो बच्चों कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। काफ़ी डिटेल से मैंने डेरिवेशन करवाई है आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ये बहुत काम आएंगे। एनी प्रॉब्लम? सर ये सारा प्रोसेस बैक ये सारा प्रोसेस जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोडिंग में आपने सिर्फ ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ये वाला। इसी तरह कोडिंग के अंदर आप सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, और फिलहाल ये दो एक्सप्रेशंस जो हमने निकाले ये यूज़ होंगे। ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सर लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं। जी जी, लॉस फंक्शन को हमेशा याद रखें, लॉस फंक्शन को हमेशा मिनिमाइज करें। पिछले 3 लेक्चर्स में भी हमने मिनिमाइज किए थे, इसमें भी हम मिनिमाइज कर रहे हैं। लेकिन ये डेरिवेटिव्स हम क्यों फाइंड करें, वैसे ये लास्ट टाइम मैंने बताया था डेरिवेटिव्स क्यों फाइंड करें। मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि ये डेरिवेटिव्स किस मकसद के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और सर वो हम ग्रेडियंट डिसेंट तरीके से नहीं करते थे? वही ग्रेडियंट डिसेंट का ही तरीका है। अभी वो ग्रेडियंट डिसेंट आगे चल के आएगा, ठीक है। अब हम प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं पहले, ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रह क्या गया? वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस L with respect to W1, x1 with respect to x1 नहीं, with respect to x2 नहीं, with respect to W1, W2 and B, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं W1, W2 और B, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है, ताकि न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन सही तरीके से कर सके, ठीक है। W1, W2 और B की क्या वैल्यूज़ हों जिससे न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैट की तस्वीर को कैट कहे, डॉग की तस्वीर को डॉग कहे, नॉन कैट की तस्वीर को नॉन कैट कहे,
ठीक है, ये x1 और x2 तुम्हारा इनपुट है. सो वी विल नॉट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2. ये आपने याद रखना है. We will not find the derivative of L with respect to x1 and x2. No, we will find the derivative of L with respect to all the weights. इस केस में 2 weights हैं and the bias term. इस केस में भी एक ही bias term. ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. तो अगर ये चीज़ें मुश्किल लग रही है, डोंट वरी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो है हजम हो जाएंगी. ओके, तो नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो ये करना है कि वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1. ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1, इसके लिए भी चेन रूल अप्लाई करेंगे. तो गौर से देखें, डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू W1 को ये बता सकता है व्हाट विल बी द चेन रूल. आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और पीछे जाना है. तो पीछे जाते हुए पहला वेरिएबल कौन सा आ रहा है, a. सो यू विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू a फर्स्ट. ठीक है, तो a जो है वो हो गया, इसको क्रॉस लगा दें. अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अब एक स्टेप पीछे आ जाएं. सो जिसकी तरफ आप जा रहे हैं उसको आपने क्या करना है, उसको आपने लिखना है नीचे डिनोमिनेटर में, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उसको आपने लिखना है न्यूमरेटर में. सो डी ए और डी जी आ जाए. ठीक है, यहाँ पे. ठीक है, और तो अब आप यहाँ पे खड़े हैं. नाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर. अब आपने पीछे आना है. किसकी तरफ जाना है, आपने W1 की तरफ जाना है. आपने W1 की तरफ जाना है, तो जिसकी तरफ जाना है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उसको आप न्यूमरेटर में लिखें. तो आपने Z से स्टार्ट किया तो DZ फाइंड करेंगे. आपने W1 की तरफ जाना है तो आप W1 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे. ठीक है, सो पहले आप कहाँ पे खड़े थे, आप यहाँ पे खड़े थे, और यहाँ से A की तरफ गए थे. तो A की तरफ गए हो, जिसकी तरफ जा रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है. जहाँ से आपने स्टार्ट किया है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है. आपने L से स्टार्ट किया तो L को न्यूमरेटर में लिखना है. तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, इसको इसको और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, DL/DW1. ठीक है, इसमें किसी को मसला हो या मुश्किल हो आप पूछ सकते हैं. ये चेन रूल हमने यूज़ किया. सर क्या आप स्क्रीन अनशेयर करके दोबारा शेयर कर सकते हैं, ये स्टक हो हुई है स्क्रीन सर. ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर और अनशेयर करके आपके सामने पेश कर देता हूँ. ठीक है, अब ठीक है. यस सर ठीक है. ठीक है, सो जी, तो रोल नंबर 27516667 हारिसा जफ़ीर ज़फ़र, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. ये कैसे मैंने लिखा है चेन रूल. यस सर. चलो ठीक है, बिल्कुल सही. चलें, अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे नीचे. सो अच्छा, ये गौर से देखें कि ये जो DL/DA मल्टीप्लाई बाय DA/DZ, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. ये देखें यहाँ पे DL/DA मल्टीप्लाइड बाय DA/DZ, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसका हमने शॉर्ट नेम क्या दिया था, DZ. सो इसको मैं DZ लिख सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे. सो दिस इज DZ multiplied by DZ multiplied by DW1. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो हमने फाइंड करना है
जी, तो हमने फाइंड करना है dl ओवर dw1 जो कि किसके बराबर है dz मल्टीप्लाइड बाय d क्या था ऊपर d dz ओवर dw1 dz ओवर dw1 dz मल्टीप्लाइड बाय d ओवर dw1। अब z किसके बराबर है जी, कोई बता सकता है z किसके बराबर है? एनीवन? wx1 plus wx2 plus b। बिल्कुल सही कहा, wx1 नहीं w1x1, तो z की जगह पे आप लिखें w1x1 प्लस w2x2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास b। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू w1, तो इस टर्म का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू w1, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1, इस टर्म का ले लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w1, ये बनेगा 0, और b का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू w1, ये बनेगा 0। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा x1 dz। सो ये हमारे पास आ गया है dl बाय dw1, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं dw1। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन करें, इसको भी हाईलाइट करें, और ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस l विद रिस्पेक्ट टू w2। तो जो काम आपने w1 के लिए किया है, सेम अगर आप चेक करके देखें, चेन रूल अप्लाई करके देखें, सेम वही काम dw2, जो फार्मूला आपने यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो फार्मूला आपने ये लिखा है, ये फार्मूला w2 के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। बस क्या करना है, आपने 1 की जगह पे 2 करना है। सो dl over dw2 is equal to dz multiplied by dz over dw2, और ये किसके बराबर होगा dz multiplied by d over dw2। z का फार्मूला आपने इंसर्ट करना है w1x1 प्लस w2x2 प्लस b, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। सो ये क्या बनेगा x2 प्लस सॉरी नॉट x2, ये बनेगा 0 प्लस x2 प्लस 0, और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर विल बी यानी dl ओवर dw2 विल बी x2 dz। दिस विल बी आवर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है, क्या चीज़ रह गई भला, डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये चीज़ हमारे पास रह गई है। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, w1 w2 की जगह पे b लिख देना है। ठीक है, तो जब आप b लिखेंगे और ये सारा काम रिपीट करेंगे, तो आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू b टर्न्स आउट टू बी dz, ओनली dz। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b ले लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय dz विल बी इक्वल टू dz। सो दिस विल बी इक्वल टू, और दिस विल बी आवर फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन डीप लर्निंग। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय dw2, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय db। सो ये db है, ये dw2 है, इसी तरह ये dw1 है, ये dz है, और ये dA है।
सो हमने सारे, अब हमने वी हैव सक्सेसफुली फाउंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1, W2 एंड B, और यही हमारा मेन गोल है. वी वांट टू फाइंड द लॉस फंक्शंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेट्स एंड बाइस टर्म. अच्छा, इन सब को करने का मकसद क्या है? इन सब को करने का मकसद ये है कि जब आप ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे, जब आप ग्रेडियंट डिसेंट को परफॉर्म करेंगे क्या करने के लिए? W1, W2 और B की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जिससे J जो है आपका, जो लॉस फंक्शन J या L जो है, J और L ये क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए. आपने W1, W2 और B की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे फिलहाल चले कर लें, जिससे लॉस फंक्शन L जो है वो मिनिमाइज हो जाए. तो वो एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम है जो ये काम करेगा? उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट. सो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम ये है कि यू वांट टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ W1, W2 एंड B. कैसे? W1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू dW1. इसी तरह W2 को कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू dW2. और B को कैसे अपडेट करेंगे? B माइनस डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू B. तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3. ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 4. ये इक्वेशन. और ये कहाँ से आएगा? दिस विल कम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5. सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, 4 और 5 में जो टर्म्स आपने निकाले हैं वो आपने यहाँ पे पुट करने हैं ताकि W1, W2 और B की नई वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं, या वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं जिससे L या लॉस फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम हो. जब लॉस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होंगी तो y और y हैट जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे. यानी इसका मतलब ये है कि आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो सही प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा. कैट को कैट कहना शुरू कर देगा, डॉग को डॉग कहना शुरू कर देगा, या रोल नंबर 115 को रोल नंबर 115 कहना शुरू कर देगा, या महरीन को महरीन कहना शुरू कर देगा. ठीक है. सो ये W1, W2 और B जो है इनको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इनके ऊपर अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि लॉस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाए. उससे क्या होगा? उससे न्यूरल नेटवर्क जो है वो सही प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा. सो मेरे ख्याल में अभी कोई 2, 3 या 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट बिग टॉपिक, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा और उसको फिर वाइंड अप कर लेंगे. सो यहाँ तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये जो हम ग्रेडियंट डिसेंट तरीका लगाएंगे कोडिंग के अंदर, क्या ये बिल्ट इन फंक्शन होगा जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे कि इन पैरामीटर्स? बिल्ट इन फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन आपने खुद क्रिएट करना है. ठीक है. इंशाल्लाह मे बी दिस वीक और आफ्टर फाइनल एग्जाम मैं आपके साथ सारा कोड शेयर करूंगा. ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी है ना, इन सब को आपने कोड करना है, सिवाय ये जो डेरिवेशन करना ज़रूरी है. डेरिवेशन के अलावा ये जितने भी ये 3, 4, 5 इसी तरह 1, 2 ये सब कुछ आप कोड करेंगे उसको. मेन चीज़ ये है कि क्या आपको ये समझ आई है कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, इसी तरह बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, और बैकवर्ड प्रोपोगेशन हम क्यों कर रहे हैं. ये मेन चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली. ठीक है. चलें बार ये इस तरह करते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक करते हैं. तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद यहाँ यहीं इधर से ही हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो 5 मिनट की ब्रेक करते हैं. 7:37 हुआ है, तो वी विल बी बैक एट 7:42.
लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट ब्रेक से पहले जो हमने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए, यानी एक तस्वीर के लिए हमने ये सारा काम किया। ठीक है, हमने डी एल ओवर डी डब्ल्यू वन, डी एल ओवर डी डब्ल्यू टू और डी एल ओवर डी बी, ये सारे कैलकुलेशंस हमने किए हैं ओनली फॉर वन पिक्चर, वन कैट पिक्चर। पिक्चर कोई भी हो सकती है, इट कुड बी अ कैट पिक्चर, इट कुड बी अ नॉन कैट पिक्चर। तो ये पिक्चर बेसिकली इस पिक्चर से हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं। सो फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल, दिस होल प्रोसेस वाज फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल। वन ट्रेनिंग एग्जांपल से मुराद ये है कि वन पिक्चर किसी की भी, कैट की हो या नॉन कैट की हो। सो वन ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए हमारे पास जो फार्मूला या जो इक्वेशंस वगैरह बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5। सिमिलरली ये जो इक्वेशंस हैं ये दीज आर वैलिड फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल, वन ट्रेनिंग एग्जांपल। What will happen if we have multiple training examples? अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, तो उस केस में इक्वेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपने याद रखना है कि से फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क को, इस न्यूरल नेटवर्क को जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन है, इसको ट्रेन करने के लिए आपने बिल्ली की तस्वीर जो है वो इसको सप्लाई की है। ठीक है, और सप्लाई करने के बाद ये सारा काम किया, ये सारा A to Z फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किया पहले। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करने के बाद बैक प्रोपोगेशन वाला स्टेप परफॉर्म किया है, और बैक प्रोपोगेशन का वाला स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमने ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म की हैं। ओके, यहाँ पे अजान का टाइम हुआ चाहता है, तो 2 मिनट की ब्रेक और मैं लेना चाहूँगा। Okay, so for one training example, आप लॉस फंक्शन L को यूज़ करेंगे। ठीक है, और लॉस फंक्शन L से आप कैलकुलेट करेंगे DL DW1। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे DL, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो DL DW1, DL DW2 कैलकुलेट करेंगे, और DL ओवर DB कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने ब्रेक से पहले किया था। और इन सब को करने के बाद आप करेंगे कैलकुलेट W1 इज इक्वल टू W1 माइनस अल्फा DL ओवर DW1। अल्फा लगाना भूल गया ऊपर, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा और यहाँ पे भी अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज कॉल्ड लर्निंग रेट, ये हम इसको बाद में देखेंगे। सो W2 इज इक्वल टू W2 माइनस अल्फा DL ओवर DW2, और एट द एंड B इज इक्वल टू B माइनस अल्फा DL ओवर DB। सो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन से आप लॉस फंक्शन L को कैलकुलेट करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, और ये सारे काम जो है वो आप करेंगे बैकवर्ड प्रोपोगेशन से। ठीक है, और जाहिर सी बात है L कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको Z कैलकुलेट करना पड़ेगा,
z कैलकुलेट करने के बाद आप a कैलकुलेट करेंगे सिग्मॉइड, ठीक है, और उसके बाद फिर आप ये जो है ना वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, जस्ट फॉर योर रिविजन, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैट की तस्वीर है, दिस इज़ माय ट्रेनिंग एग्जांपल और एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ m इज इक्वल टू 1 से, m इज इक्वल टू 2 विल बी असाइन टू दिस फ्लावर पिक्चर, 2 का मतलब ये एग्जांपल नंबर 2 है, और m इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि ये ट्रेनिंग एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए y की वैल्यूज़ क्या होंगी, लेबल कोई बता सकता है? वी वांट टू Sir, assign first one, image 1. हाँ, we want to assign 1 for cat and 0 for non cat। so क्योंकि इस तस्वीर में कैट है तो 1 होगा, इस तस्वीर में कोई कैट नहीं है तो ये 0 है, और इस तस्वीर में कैट है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये m is called the number of you can say it as the number of training examples, sorry, इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, इसको m नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे i। सो यस, सो इसको कहेंगे हम i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2 एंड i इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल, दिस इज द सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल, दिस इज द थर्ड ट्रेनिंग एग्जांपल, और टोटल हमारे पास एग्जांपल्स कितनी है, 3। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स इज कॉल्ड m, टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स इज कॉल्ड m, इसको m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं या ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को बीच में लेकर आएंगे और उससे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये जो लॉस फंक्शन L है, we will no longer calculate loss function L, we will be interested in calculating J, ठीक है। और J किसके बराबर है, J किसके बराबर है, J is equal to 1 over m summation of loss function ai yi, where I is equal to 1 to m। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इस वाले टर्म्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पिक्चर जो है इसको न्यूरल नेटवर्क में से गुजारें, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करें और बैकवर्ड प्रोपोगेशन करें, और इसके लिए आप फाइंड आउट करें L, ठीक है, फॉर द फर्स्ट पिक्चर के लिए, ठीक है, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, तो दैट विल बी A1 Y1, ठीक है, क्योंकि I जो है इट रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल नंबर, सो फर्स्ट पिक्चर का एग्जाम्पल नंबर जो है वो 1 बनता है। सो जब आप फर्स्ट कैट की पिक्चर को इसमें से गुजारेंगे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे और बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करने से आपके पास ये लॉस फंक्शन की वैल्यू आएगी LA1/1, ठीक है। इसी तरह अगर जब आप सेकंड पिक्चर को गुजारेंगे, सेकंड पिक्चर को गुजारें और उसके लिए लॉस फंक्शन कैलकुलेट करें, ये वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सेकंड पिक्चर के लिए जब आप लॉस फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे इस एक्सप्रेशन से या इस सिंबल से। इसी तरह थर्ड पिक्चर को जब आप गुजारेंगे और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म करेंगे तो आप लॉस फंक्शन जो भी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जे का मतलब ये है कि
आपने जितने भी एल्स कैलकुलेट किए हैं, आपने जितने भी लॉस फंक्शंस कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, ये वाले, ये सारे के सारे, इन सब का आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एवरेज ही फाइंड कर रहे हैं ना। इस ये जो एक्सप्रेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑफ ऑल द लॉस फंक्शंस ऑफ ईच पिक्चर, एवरेज ऑफ ऑल द लॉस फंक्शंस ऑफ ईच पिक्चर। हर पिक्चर का लॉस फंक्शन कैलकुलेट करें और फिर उसका एवरेज जो है वो फाइंड आउट करें। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको आप खोल के लिख सकते हैं। 1/m खोल के लिखने से क्या होगा, ये हो जाएगा LA1Y1 प्लस LA2Y2 और प्लस LA3Y3। ठीक है, 3 तक क्यों गए, क्योंकि हमारे पास 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। 3 ट्रेनिंग एग्जांपल्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो सिर्फ 3 होगी। दिस विल बी इक्वल टू 3, सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे m की जगह पे 3 लिखेंगे। सो m की जगह पे आप लिखेंगे 3। ठीक है, सो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ऑल द लॉस फंक्शंस ऑफ ईच पिक्चर। ये इस J का मतलब। ठीक है, ये समझ आ गई सबको? मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ J। यस सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स तो वी विल नो लॉन्गर बी इंटरेस्टेड इन ओनली L, वी विल बी इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग J। ठीक है, सिमिलरली ये जो मेरे पास जगह की कमी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सिमिलरली ये जो DL DW1 है, वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन DL और DW1 फॉर मल्टीपल एग्जांपल्स। वी आर इंटरेस्टेड इन पार्शल J और पार्शल W1। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, L जो है वो कन्वर्ट हो गया J में, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे ये जो L है ये कन्वर्ट हो जाएगा J में, और J के अंदर क्या है, J में दो वो है पैरामीटर्स हैं, W है और B है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे यह है। सो पार्शल J ओवर पार्शल W1, ये पार्शल क्यों लिखा है, पार्शल डेरिवेटिव ये बाद में मैं अभी समझाऊंगा। और ये किसके बराबर है, अगेन एवरेज किसका, एवरेज I is equal to 1 to m, एवरेज ऑफ। अब आपने क्या करना है, एक पिक्चर लेनी है, फॉरवर्ड प्रॉप परफॉर्म करना है, फॉरवर्ड प्रॉप परफॉर्म करने के बाद बैकवर्ड प्रॉप परफॉर्म करना है। जब आप बैकवर्ड प्रोपगेशन परफॉर्म करेंगे तो बैकवर्ड प्रोपगेशन में ये देखें, ये DL और DW1 हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये DL और DW1 हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। सो फर्स्ट पिक्चर के लिए आप क्या करेंगे, आप जी, सो फर्स्ट पिक्चर के लिए आप ये जो है लॉस फंक्शन भी कैलकुलेट करेंगे और DL ओवर DW1 भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकंड पिक्चर के लिए भी आप DL ओवर DW1 कैलकुलेट करेंगे और थर्ड पिक्चर के लिए भी आप DL ओवर DW1 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वेयर दिस DL जो है ये होगा A3Y3, जबकि यहाँ पे होगा A1Y1, क्योंकि हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है, A2Y2
और ये पावर नहीं है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। A3 Y3 A2 Y2 एंड A1 Y1। तो फर्स्ट पिक्चर के लिए आप DL और DW1 कैलकुलेट करेंगे, सेकंड पिक्चर के लिए DL और DW1 कैलकुलेट करेंगे, थर्ड पिक्चर के लिए DL और DW1 कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन सारे DL DW के एवरेज आप फाइंड आउट करेंगे। इन सारे DL और DWs जो है ना, ये सारे के सारे DL और DWs जो है, इनका आप क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ऐड करें इनको, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3। तो यही काम, यही ऑपरेशन, यही फंक्शन जो है वो ये इक्वेशन जो है वो हमें बता रही है। you want to calculate the average of DW1 इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे। So you want to calculate the average of all the DL and DW1, DL or DW1 of all the pictures। हर पिक्चर का DL और DW1 आप फाइंड करेंगे और उसका एवरेज आपने फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन ये बता रही है हमें, ठीक है। So for multiple examples, we are no longer interested in only one DL or DW1. We are interested in 3 DL DW1 और उनके एवरेज में बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिनोट करते हैं पार्शियल J ओवर पार्शियल W1 से, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, पार्शियल J ओवर पार्शियल W1 से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इसको पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कहते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक से ज़्यादा है। इसमें W1 भी है, W2 भी है और B भी है। J के अंदर W1 भी है, W2 भी है और B भी है, जबकि वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर डेरिवेटिव्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ये शायद आपको पता होगा, आपने कैलकुलस में पढ़ा है। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, से फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है से x, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उसको आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिनोट कैसे करेंगे, df ओवर dx। लेकिन उसी फंक्शन में अगर दो वेरिएबल्स हों या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट हों और उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप df ओवर dx नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह अगर आपने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, अब J के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, ये W और B कैसे हैं? अब ये देखें, ये J की इक्वेशन है, ठीक है। J की इक्वेशन में लॉस फंक्शन है, ये लॉस फंक्शन, ठीक है। अब लॉस फंक्शन के फॉर्मूला क्या है? लॉस फंक्शन का फॉर्मूला ये है, लॉस फंक्शन का फॉर्मूला जो है वो ये लॉस फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें देखें a है, ठीक है, और a जो है, a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्सपोनेंट माइनस z, ठीक है। अब इसमें देखें z है, a के अंदर z छुपा हुआ है, और z किसके बराबर है, z इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, ठीक है। सो j के अंदर कैपिटल L छुपा हुआ है, कैपिटल L के अंदर a छुपा हुआ है, a के अंदर z छुपा हुआ है, और z के अंदर जो है वो w1 w2 और b, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो छुपे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि j इज अ फंक्शन ऑफ these variables। j is function of w1
W2 एंड B, और शॉर्ट फॉर्म में W1 W2 लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, W एंड B. दैट इज व्हाई वी डू दिस. ठीक है, ये समझ में आ गई सबको कि J के साथ मैंने W और B क्यों लिखा है यहाँ पे. यस सर. ठीक है, चलिए मैं अब इसको ना वाइंड अप करने जा रहा हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है. सो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ. सो फॉर मल्टीपल एग्जांपल्स आपने याद रखना है कि हम इस इक्वेशन में इंटरेस्टेड हो, इस वाले इक्वेशन, और इस एल की जगह पे हम जे में इंटरेस्टेड होंगे, डी एल और डी डब्ल्यू वन की जगह पे हम पार्शल जे और पार्शल डी डब्ल्यू वन में इंटरेस्टेड होंगे. इसी तरह डी एल और डी डब्ल्यू टू की जगह पे हम किस में इंटरेस्टेड होंगे, कोई बता सकता है? इसी एनालॉजी को फॉलो करें. पार्शल जे ओवर पार्शल डब्ल्यू टू में इंटरेस्टेड होंगे हम. ठीक है, we will be interested in partial j over partial w2. और ये किसके बराबर है? सेम यही फार्मूला, सेम यही फार्मूला, बस 1 की जगह पे आपने क्या कर देना है, 2 कर देना है. तो अगेन ये इक्वेशन क्या बता रहा है, आपने हर पिक्चर को गुजारना है न्यूरल नेटवर्क में से, और आपने DL हर पिक्चर के लिए DL और DW2 जो है वो कैलकुलेट करना है. हर पिक्चर का DL DW2 आने के बाद उनका एवरेज आपने लेना है. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पार्शल जे और पार्शल W2. ठीक है बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं? आज का थोड़ा सा टफ लेक्चर है, लेकिन ये है कि दिस इज द क्रक्स ऑफ डीप लर्निंग. बहुत सारे बच्चे ये बैक प्रोपोगेशन में आके ना रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको. तो इसलिए मैं बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट खोल खोल के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनका मतलब क्या है. ठीक है बच्चों? यस सर. ठीक, चलें ठीक है. इसी तरह इन फॉर मल्टीपल एग्जांपल्स वी विल बी नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन डी एल ओवर डी बी ओनली, बल्कि किस में इंटरेस्टेड होंगे हम, पार्शल जे और पार्शियल बी. बिल्कुल सही कहा, पार्शल जे ओवर पार्शल बी. और ये किसके बराबर होगा, 1 ओवर m. इसी को देखते हुए W1 की जगह पे या W2 की जगह पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा. सो 1 ओवर m I इज इक्वल टू 1 to m लॉस फंक्शन DL, सॉरी यहाँ पे. सो D ओवर DB लॉस फंक्शन AI YI एंड I इज इक्वल टू 1 to m. तो इसका भी वही मतलब है, हर पिक्चर का आपने DL ओवर DB फाइंड करना है, और फिर उसके बाद उन सब का एवरेज आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्लियर? अब इनके साथ क्या होगा, दिस इज द लास्ट पार्ट. इनके साथ ये होगा जनाब कि नाउ W1 विल बी इक्वल टू W1 माइनस अल्फा पार्शल J ओवर पार्शल W1. ठीक है, पहले हमने DL DW1 लिखा था, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन पार्शल J और पार्शल W1. सिमिलरली W2 विल बी W2 minus alpha partial J over partial W2, partial derivative of J with respect to 2, और B will be equal to B minus alpha partial derivative of J with respect to B. ठीक है, so for multiple examples, इन सबको मैं मिटा देता हूँ. So for multiple examples, for multiple examples कौन कौन से फॉर्मूले आपने जहन में रखने हैं, एक ये वाला नंबर 1,
फिर उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला जहन में रखना है, मतलब आपने कंसीडर करना है, जहन में रखना नहीं है, याद रट्टा नहीं लगाना है। ये सेकंड फार्मूला ये है, थर्ड फार्मूला ये है, फोर्थ फार्मूला ये है, और फिफ्थ फार्मूलेज जो है वो ये बनेगा। ठीक है, सो फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल ये है, और फॉर मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपने इन इक्वेशंस को पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है, इन तमाम इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, यू विल परफॉर्म टू बेसिक स्टेप्स। वन इज़ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड द सेकेंड इज़ बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में आप कैलकुलेट करेंगे z, a और कैपिटल L, जबकि बैक प्रोपोगेशन में आप कैलकुलेट करेंगे पार्शल j ओवर पार्शल w1, इसी तरह पार्शल j ओवर पार्शल w2 और पार्शल j ओवर पार्शल b। ठीक है, ये चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे, और बैक प्रोपोगेशन करने के बाद आप ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट में आप w1, w2 और b की जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट करेंगे ताकि y हैट और y आपस में बराबर हो जाए। उससे क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क जो है वो सही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देगा। वो कैट को कैट कहेगा, डॉग को डॉग कहेगा, रोल नंबर 115 को रोल नंबर 115 कहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तीन बेसिक, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट। ये तीन मेन स्टेप्स हैं न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि इसको, इन सब चीज़ों को कोड कैसे करते हैं, हाउ टू कोड, इनको कोड में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। क्या ख्याल है बच्चों, आज के लेक्चर में यस सर। मज़ा आया कि नहीं आया मज़ा? सर चीजें पुरानी थी, पहले वाली थी। कुछ चीज़ें पिछले वाली थी कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये जो बैक प्रॉप वाला काम है ना, ये नया है। एंड सर स्टिल 22 समझ नहीं आया, 22 क्या चीज है? 22 बस आप समझ लो एक टर्म है जिसको ऐड किया जाता है, और जस्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। एक एडिशनल टर्म है, एक टर्म जिसको हम ऐड की करते हैं न्यूरल, हर न्यूरॉन के साथ। सर इसको ऑफसेट क्या कहते हैं? इसको सर इसको ऑफसेट कह सकते हैं? हाँ ऑफसेट भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूरल नेट डीप लर्निंग में इसको बायस कहेंगे, ऑफसेट नहीं कहेंगे। ठीक है, सर्किट्स में आप, मेरे ख्याल में आप सर्किट्स वाला जो बायस है और ये जो बायस है इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। है वही चीज़, बायस इज एन एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म एडेड टू सम एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दो तीन मिनट की ब्रेक करते हैं, और उसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ बस थोड़ा सा रह गया। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर हो जाए ताकि आप लोग थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें प्रोजेक्ट्स के ऊपर। चलें 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, 8:19 पे वापस आते हैं।
बनाए थे सर, हमने भी फॉर लूप्स वाइल लूप्स वगैरह यूज किए थे सर। क्या पता ये भी लाइब्रेरी वाइल लूप्स यूज करती हो, फॉर लूप्स यूज करती हो। हाँ ये पीछे नहीं, ये पीछे क्या यूज़ करती है, वो एक न्यूमेरिकल टेक्निक है, वो आप पढ़ेंगे जब आप फ्यूचर फर्दर सेमेस्टर्स में जब आप आएंगे फिर आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनके पीछे फॉर लूप वाइल लूप नहीं है, ये कंफर्म है। इनके पीछे अगर फॉर लूप वाइल लूप होता तो वो फॉर लूप वाइल लूप प्योर फॉर लूप वाइल लूप से अच्छा परफॉर्म ना करते, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने दो बड़ी बड़ी चीज़ें कवर की हैं, एक बैक प्रोपोगेशन और एक वेक्टराइजेशन। सो वेरी क्विकली मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैक प्रोपोगेशन? बैक प्रोपोगेशन से हम क्या करना कैलकुलेट करते हैं? मिनिमाइज करते हैं जे और को लॉस फंक्शन और जे करते हैं। नहीं, लॉस फंक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन से कैलकुलेट करते हैं, और बाकी आपकी बात ठीक है, वो पार्शियल जे पार्शियल डब्ल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं बैक प्रॉप से। अच्छा, और वेक्टराइजेशन का क्या मकसद है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेक्टराइजेशन? ये फॉर लूप से ज़्यादा इसलिए इसको यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। टाइम तो टाइम कम देखिए लगता है, अच्छा टाइम कम लगता है, तो ठीक है। सो लेट्स एंड टुडेज लेक्चर ओवर हियर, और इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद हम दोबारा मिलेंगे। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो वी विल स्टार्ट आवर प्रोसेस अगेन फ्रॉम देयर। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब आप लोगों के साथ कुछ सॉफ्टवेयर, शायद नहीं, सॉफ्टवेयर मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, कुछ कोड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, आपने उनको कंप्लीट करना है। बेशक फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद करें, और फिर इंशाल्लाह एक एक टॉपिक और है, उससे फिर उसको करने के बाद फिर आप ये जो कैट नॉन कैट वाली जो असाइनमेंट है इसको करने के काबिल हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, inshallah we'll meet again and I will upload this lecture on the YouTube.